नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर धातु पुनर्चक्रण से। सरकार जून 2021 तक धातु पुनर्चक्रण प्राधिकरण का गठन करेगी। ये प्राधिकरण प्रमुख अलौह धातुओं जिसमें एल्यूमीनियम, तांबा, जस्ता और सीसा शामिल है, इसके संगठित पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि इन अलौह धातुओं का मोटर वाहन, विद्युत आदि क्षेत्रों में काफी अनुप्रयोग है। ये प्राधिकरण पुनर्चक्रण के लिए गुणवत्ता मानकों के निर्धारण, प्रमाणन और प्रक्रियागत मानकों की निगरानी करेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में धातु पुनर्चक्रण दर वैश्विक मानकों की तुलना में बेहद कम है। इसके अलावा पुनर्चक्रण अधिकांश तौर पर अनौपचारिक क्षेत्रों में ही होता है और पुनर्चक्रण के सामने कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे एक संगठित पुनर्प्राप्ति तंत्र का अभाव, पुनर्नवीनीकृत उत्पादों के मानकीकरण का अभाव, विशिष्ट कौशल घटकों का अभाव आदि। आइए अब जानते हैं धातु पुनर्चक्रण से प्राप्त लाभ। इसके कई सामाजिक लाभ हैं, जैसे धातु निष्कर्षण ने विस्थापन, आजीविका की हानि और जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के विरोध से व्युत्पन्न संघर्षों में योगदान दिया है। खनन द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने से पारिस्थितिक निम्नीकरण को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आर्थिक लाभ की बात करें तो केवल विनिर्माण क्षेत्र में भारत 60,855 मिलियन रुपए तक की बचत कर सकता है। वहीं इसमें रोजगार सृजन करने की क्षमता भी है। इससे नए उद्योगों की स्थापना, पुनर्चक्रण में नवाचार आदि को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में खान मंत्रालय द्वारा स्क्रैप संग्रहण, पृथक्करण और डिसमेंटलिंग इकाइयों को विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ राष्ट्रीय अलौह धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण रूपरेखा जारी की गई है। अगली खबर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से। देश के 17 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया है। उत्तराखंड इस सुधार को पूर्णतः लागू करने वाला नवीनतम राज्य बन गया है। वे राज्य ONOR कार्ड सुधार को पूर्णतः लागू करने में सफल रहते हैं। वे सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.25% अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाते हैं। कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न कई चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों की ऋण लेने की सीमा को वर्ष 2020-21 के लिए उसकी GSDP के 2% तक बढ़ा दिया गया था। ऋण सीमा में की गई वृद्धि का 1% हिस्सा राज्य स्तरीय 4 सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन है। इसमें प्रत्येक सुधार का भारांश GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.25% है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके संपूर्ण देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीद सकेंगे। वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक राशन कार्ड धारक केवल उसी फेयर प्राइस शॉप से अनाज खरीद सकता है जिसे उस क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण का कार्य सौंपा गया है और जिसमें वो कार्ड धारक निवास करता है। वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए सभी राशन कार्डों का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी EPOS उपकरणों की स्थापना के साथ सभी फेयर प्राइस स्टोर्स के स्वचालन के माध्यम से लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी आवश्यक है। ये लाभार्थियों के बेहतर लक्ष्यीकरण में राज्यों को सक्षम बनाता है और फर्जी कार्ड धारकों को हतोत्साहित करता है, जिससे लोक कल्याण में वृद्धि होती है। अगली खबर संचार क्षेत्र से। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार है। 415.53 पेटाफ्लॉप की गति के साथ जापान का फुगाकू विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। इससे पहले चीन का सनवे ताहुलाइट को ये स्थान प्राप्त था। आइए अब जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। एक सुपर कंप्यूटर किसी सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर की तुलना में उच्च स्तर के प्रदर्शन वाला एक कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर के प्रदर्शन को फ्लॉप्स में मापा जाता है। एक साधारण कंप्यूटर एक समय में एक ही कार्य का संचालन करता है, इसलिए ये एक विशिष्ट श्रृंखला में कार्य करता है, जिसे क्रमिक प्रक्रिया कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर समस्याओं को कई भागों में विभाजित करके त्वरित गति से कार्य का संचालन करता है। ये एक साथ कई हिस्सों पर कार्य करता है, जिसे समानांतर प्रक्रिया या पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये माइक्रो प्रोसेसिंग की गति की रेटिंग के लिए एक सामान्य मानक माप है। 1 मेगा फ्लॉप्स 1 मिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है और 1 गीगा फ्लॉप्स 1 बिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है।
टेराफ्लॉप्स 1 ट्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है। इसी तरह एक पेटाफ्लॉप्स 1000 टेराफ्लॉप्स के बराबर होता है। इसके अनुप्रयोग की बात करें तो ये जलवायु प्रतिरूपण, बिग डेटा विश्लेषण, राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा संबंधी अनुप्रयोग, भूकंपीय विश्लेषण, आपदा अनुकरण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। भारत में सुपर कंप्यूटर। पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। वर्तमान में परम सिद्धि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। इसकी गति 210 पेटाफ्लॉप्स है। वर्ष 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य 70 राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास संस्थानों में सुपर कंप्यूटर सुविधाएं स्थापित करना और उन्हें राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ना है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित अन्य सुपर कंप्यूटर परम शिवाय, परम शक्ति और परम ब्रह्म हैं। अगली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। बिहार सरकार ने नदी सेतुओं के पास रेत खनन को प्रतिबंधित किया। बिहार सरकार ने ये फैसला अवैध रेत खनन की निगरानी और रोकथाम के लिए किया है, क्योंकि ये नदियों में सेतुओं के लिए खतरा उत्पन्न करता है। खनन से न केवल जल प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाती है, बल्कि ये नदियों पर निर्मित सेतुओं की नींव के लिए भी खतरा उत्पन्न कर देता है। रेत खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत एक गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत है। इसलिए रेत खनन को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है। अवैध रेत खनन की वजह से मांग आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होता है। भारत में वर्ष 2000 के बाद से निर्माण गतिविधियों में रेत का वार्षिक उपयोग 3 गुना बढ़ गया है। इसके कारण रेत का मूल्य पिछले 2 वर्षों में 150 से 200% तक बढ़ गया है। इस कारण अवैध रेत व्यापारियों के विकास के लिए आदर्श स्थिति बन गई है। अप्रभावी नीतियां और प्रशासन का लापरवाही पूर्ण दृष्टिकोण, इससे खनन कंपनियों, नौकरशाही और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच गठजोड़ हो जाता है। आइए अब आपको बताते हैं संधारणीय खनन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना आरंभ की गई है। अवैध खनन की जांच के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए खनन निगरानी प्रणाली संचालित है। वहीं रेत के विकल्पों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें फ्लाई ऐश, स्लैग का उपयोग, चूर्णित कांच का उपयोग आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। सरकार द्वारा वित्त पोषित सौर परियोजनाओं को केवल अनुमोदित स्थानीय निर्माताओं से ही मॉड्यूल खरीदने की अनुमति है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल के लिए मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची जारी की है। इससे पहले सरकार ने आयातित सौर मॉड्यूल पर 40% और सेल्स पर 25% का एक आधारभूत सीमा शुल्क भी आरोपित किया था। इन उपायों के द्वारा आयातित मॉड्यूल के साथ घरेलू मॉड्यूल को प्रतिस्पर्धी बनाकर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा भारत की वर्तमान सौर सेल निर्माण औसत वार्षिक क्षमता इसकी मांग से बहुत कम है। इनके विनिर्माण में लगभग 80% इनपुट और घटक चीन से आयात किए जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं घरेलू उत्पादन में वृद्धि के समक्ष समस्याएं। इनके विनिर्माण में प्रौद्योगिकी और पूंजी की अधिक लागत होती है। भारत में सिलिकॉन और सिलिका उत्पादन में तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। हर 8 से 10 महीने में प्रौद्योगिकी उन्नत हो जाती है। इसके अलावा घरेलू उत्पादन विशेष कौशल समुच्चयों के साथ एक बहुस्तरीय कार्यबल की मांग करता है। आइए अब आपको बताते हैं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा के लिए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना, सौर पीवी सेल्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पीएम कुसुम ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत घरेलू स्रोतों द्वारा आपूर्तिकृत सौर फोटोवोल्टिक सेल्स और मॉड्यूल के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। माध्यस्थतम और सुलह संशोधन विधेयक 2021, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021। हाल ही में राज्यसभा ने माध्यस्थतम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। लोकसभा द्वारा इस विधेयक को पहले ही पारित किया जा चुका है। इसका उद्देश्य माध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन करना है। इसके अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम संबंधी मामलों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं और सुलह की कार्रवाई आयोजित करने के लिए
कानून को परिभाषित किया गया है। इसमें मुख्य तौर पर ये संशोधन किया गया है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि प्रासंगिक मध्यस्थता समझौता या अनुबंध या निर्णयन धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रभावित थे तो न्यायालय मध्यस्थता निर्णय को स्थगित कर सकता है। नियमों के अंतर्गत मध्यस्थों के लिए योग्यता, अनुभव और मान्यता संबंधी मानदंडों का निर्धारण किया जाएगा। यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE भारत ने OSCE द्वारा किए जा रहे आतंकवाद रोधी प्रयासों की सराहना की है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया से भाग लेने वाले 57 सदस्य देशों के साथ OSCE विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन है। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। संगठन के अंतर्गत भाग लेने वाले सभी सदस्य देश समान अधिकारों को प्राप्त करते हैं और निर्णय आम सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। संगठन के निर्णय विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। इसकी गतिविधियां सुरक्षा के 3 पहलुओं को शामिल करती हैं। ये हैं राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और पर्यावरणीय तथा मानवीय। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI बैंक PCA मानदंडों के दायरे से बाहर निकल गया है। अब केवल 3 बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी PCA के अधीन है। PCA एक ढांचा है जिसके तहत कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में रखा जाता है। इसके तहत जब बैंक 3 मानक यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात, परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता पर गिरावट दर्ज करते हैं, तब RBI उन बैंकों को जोखिमपूर्ण मानकर उन पर PCA ढांचे के अंतर्गत विचार करता है। PCA के तहत RBI लाभांश वितरण, शाखा विस्तार और प्रबंधन क्षतिपूर्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है। विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां या SPAC स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI भारत में SPACs की सुविधा प्रारंभ कर सकता है। स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज सूचीबद्ध शेल कंपनियां होती हैं। इनका उद्देश्य केवल गैर सूचीबद्ध या निजी कंपनियों का अधिग्रहण करना और उनका विलय करना है। SPACs का स्वयं का व्यवसाय नहीं होता। ये निजी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से पूंजी जुटाते हैं। वर्तमान में स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज को भारत में IPO के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इन्हें ब्लैक चेक कंपनियां भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि SPACs के निवेशकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि उनकी पूंजी का उपयोग कहां और कैसे किया जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान को ड्रोन के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। नागर विमानन मंत्रालय ने गन्ने की फसल में कीट और रोगों को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन से छिड़काव घोल का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ उत्तर प्रदेश को सशर्त छूट प्रदान की है। इससे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि क्षेत्र में सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग डेटा संग्रह के लिए ड्रोन का उपयोग करने की छूट दी गई थी। वर्ष 2018 में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ड्रोन के लिए नियम जारी किए थे। इन नियमों के तहत एयर स्पेस को रेड जोन यानी उड़ान की अनुमति नहीं, येलो जोन को नियंत्रित एयर स्पेस और ग्रीन जोन को स्वचालित अनुमति में वर्गीकृत किया गया था। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड परियोजना सूचना प्रणाली एवं प्रबंधन यानी SERB प्रिज्म साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट। ये एक प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत वर्ष 2011 से SERB द्वारा स्वीकृत सभी परियोजनाओं में जानकारी प्रदान की जाएगी। इसमें वित्तीय विवरण, वर्तमान स्थिति, अनुसंधान का सारांश आदि शामिल है। इससे वैज्ञानिकों के बीच परस्पर संपर्क और विज्ञान तथा समाज के बीच संबंध स्थापित होगा। इसके अंतर्गत शोधकर्ता अनुसंधान संबंधी प्रवृत्तियों पर निगरानी रखने के लिए अत्याधुनिक विज्ञान के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरणों का पता लगाते हैं और कई विषयों में सहयोग लेने में मदद करते हैं। इसे विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB द्वारा विकसित किया गया है। SERB विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।